ऑडिबल हूँ मैं? यस मैम। ओके जी। ओके सो कल हमने किया था मेथड से सारे कर लिए थे। आज हमने मेन हमारी 2 अप्रोचेस करनी है कि क्या क्या अप्रोच हम लगाते हैं, यानी कि किस किस दृष्टिकोण से या किस किस अप्रोच से हम एक रिसर्च को कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे 2 अप्रोचेस हैं, जिसमें से एक है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। यानी कि क्वालिटी जब हम कहते हैं तो हम गुणवत्ता से बात मतलब हमारा मतलब होता है, और दूसरी तरफ अगर हम क्वांटिटेटिव कहते हैं तो हम मात्रात्मक इसको कहते हैं, यानी कि मात्रा से इसमें हमारा मतलब होता है। यानी इसके अंदर हमें पूरी तरह से कैलकुलेशंस यानी गणना करनी होती है। जो भी हमारा डेटा होता है या जो भी ये टॉपिक ही ऐसा होता है कि जिसके अंदर हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, गणना करके मिलेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करके मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना होता। यहाँ पे सिर्फ शब्दों को ही या तो क्रिटिसाइज करके या तो उसका कंटेंट का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, यानी जो भी विषय वस्तु है हमारे पास, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हमें बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वो हमारी क्वालिटेटिव होती है। तो इसमें जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो नंबर 1 इसका पर्पस क्या है, दोनों का डिफरेंस। मैक्सिमम टाइम्स जब भी क्वेश्चन आया है तो दोनों के डिफरेंस पे आया है, और काफी परसेंट, जैसे मैंने कल भी कहा था कि काफी परसेंट चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्वालिटेटिव में देखो, क्वालिटेटिव क्या जानना चाहती है, क्वालिटेटिव कैसी रिसर्च होती है, तो इट इज कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, ठीक है, यानी कि हमारा मतलब जो भी सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसके अंदर, उसका दृष्टिकोण हम इसके अंदर जानना चाहते हैं कि भाई वो बंदा क्या सोचता है इसके बारे में, या फिर वो ग्रुप क्या सोचता है, या उनकी सोच इस चीज के बारे में, या उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया, ठीक है, व्यू पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना हम क्वालिटेटिव के अंदर करते हैं। दूसरी साइड अगर हम देखें कि मात्रात्मक में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे कंसर्न विद अनकवरिंग फैक्ट्स अबाउट सोशल फिनोमिना, यानी कि सामाजिक कोई भी घटना अगर घटी है या कोई भी फिनोमिना हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो भी आप जिसके अंदर एक आंकड़े लेके आते हो, तथ्य इकट्ठे करते हो, तथ्य किस फॉर्म में होते हैं, आंकड़ों की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो, यानी उन आंकड़ों को आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दोनों में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों कैसी अप्रोचेस हैं। ठीक है, देखो ये कैसी अप्रोच है, ये अप्रोच है जिसमें हमें ऑब्जर्व करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है, यानी कि नोटिस करना होता है। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, अवलोकन करना, यानी कि मैं देखूंगी, चीजों को नोटिस करूंगी, ठीक है, और उनको समझूंगी। देखने के बाद, नोटिस करने के बाद उनको डीपली समझने को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम क्वांटिटेटिव में देखें तो इसमें हम मापते हैं। ठीक है, उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके अंदर मैं मापूंगी और प्लस इसके अंदर जो मापा है उसको क्या करूंगी, टेस्ट करूंगी। ठीक है, जैसे हमारे जो हाइपोथेसिस है वो हम इसके अंदर बनाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये दोनों डिफरेंस अप्रोच में रहता है, यानी इनकी अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट होती है। तीसरा जो है, मैंने जब आपको क्लास में करवाया था तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि इसका लॉजिक कैसे बनता है। देखो, ये आगमन विधि द्वारा की जाती है और ये निगमन विधि द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, थ्योरी से हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और इसके अंदर हम हाइपोथेसिस से थ्योरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम करते हैं कि इंडक्टिव क्या होता है, आगमन क्या होता है, जिसमें हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, उसी तरीके से है यहाँ पे हम थ्योरी से, रूल्स क्या होते हैं, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, तो हम यहाँ पे रूल से यानी थ्योरी से क्या जनरेट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस, अवधारणा तक जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, तो हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं और उनको टेस्ट करने के बाद एक थ्योरी बनती है। ठीक है, उसे हम निगमनात्मक कहते हैं, यानी कि डिडक्शन हम इसके अंदर करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि इस मैचिंग आ जाती है, या कोई ऐसा पॉइंट पे वो पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से इंडक्टिव कौन सी है या डिडक्टिव कौन सी है, या इनमें से क्वालिटेटिव के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। ठीक है, या फिर कोई असर्शन रीजन आ जाता है आपको, तो वहां आपको याद रखना है कि जो क्वालिटेटिव है वो इंडक्टिव है और जो क्वांटिटेटिव है वो डिडक्टिव है। देन
देन नेक्स्ट आता है रिसर्चर का रोल दोनों के अंदर कैसा होता है। देखो इसके अंदर रिसर्चर क्या हो सकता है, व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, यानी कि सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो खुद उस रिसर्च का पार्टिसिपेंट बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब क्वालिटेटिव करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन कैसी। हाँ जी, इंडक्टिव और डिडक्टिव को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं मैम? आगमन और निगमन। यस मैम। ठीक है, हाँ जी। तो रिसर्चर का इसके अंदर क्या रोल रहेगा कि सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि वो पार्टिसिपेंट यानी इनसाइडर रहेगा, खुद से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं किसी ट्राइब को के ऊपर कोई रिसर्च कर रही हूँ या किसी ट्राइबल एरिया के अंदर कर रही हूँ, तो मैं खुद जाके वहां पे रहूंगी और देखूंगी। तो जब आप खुद जाके किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बायस आना जेन्युइन चीज होती है। तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में एक झुकाव उनकी तरफ, या फिर उनके लिए कोई एक फीलिंग डेवलप हो जाना, या कोई भी किसी भी तरीके की भावना के बीच में आ सकती है। तो ये सब्जेक्टिव हो सकती है, आपकी खुद की विचारधारा आपको देनी है वैसे भी, तो आप इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं और हो सकता है ना भी हो, तो मतलब ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे आपका कोई भी मतलब किसी भी तरीके का आप बायस नहीं करोगे, जैसे आंकड़े आएंगे वैसे ही, क्योंकि हम आउटसाइडर हैं, बस हमने तो डेटा लेना और कैलकुलेट करना है, हमने उसका पार्ट नहीं बनना है। ठीक है, तो आप सिंपली उसको ऑब्जर्व करोगे एज अ आउटसाइडर, यहाँ पे आप इनसाइडर हो, यानी कि खुद बीच में जाके रहोगे। देन नेक्स्ट आता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है जी इसके अंदर सैंपल कैसे रहते हैं। इसके अंदर छोटा सैंपल होता है, इसके अंदर बड़ा सैंपल आप ले सकते हो। देन सैम्पलिंग टेक्निक्स कैसी रहती हैं। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक इसके अंदर आपकी नॉन रैंडमाइजेशन या नॉन, आप कह सकते हो कि हम मैं मतलब अगर मैं ट्राइब पे कर रही हूँ तो देखो मैं किसी को भी थोड़ी ना उठा सकती हूँ, मुझे पर्टिकुलरली उसी ट्राइब में से लेना पड़ेगा लोगों को, या किसी भी मतलब इंसान को जिसके ऊपर मैं करना चाह रही हूँ। अगर मैं एक मेल और एक फीमेल या फिर एक फैमिली ही ले रही हूँ, ठीक है, किसी भी ट्राइब की एक फैमिली ले रही हूँ, तो वो फैमिली उसी ट्राइब से बिलोंग करती होगी। मैं रैंडमली किसी भी फैमिली को नहीं ले सकती, यानी कि आपकी फैमिली या मेरी फैमिली ऐसे नहीं ले सकती, या किसी रिलेटिव की फैमिली नहीं, मुझे उसी कल्चर से बिलोंग करती हुई फैमिली चाहिए होगी, यानी कि इसमें नॉन रैंडमाइज डेटा होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मैं कह रही हूँ कि मैं भी मतलब मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली चाहिए जो कि जिनको कोविड हुआ हो, या फिर जो पैंडेमिक में रह चुके हो, अब ये तो सारे ही हैं जो कोविड हुआ है, या ऐसा बड़ा डेटा है, मतलब लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल के अंदर हम रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी उठा लिया, ठीक है, किसी भी को भी अपनी स्टडी के अंदर ले लिया, किसी भी फैमिली को, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम रैंडमाइजेशन नहीं करते। नेक्स्ट आता है जी डेटा कलेक्शन की क्या अप्रोच रहती है, यानी कि डेटा कैसे कलेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है दोनों अप्रोचेस में। यहाँ पे डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि मुझे ना कई मेथड्स भी लगाने पड़ सकते हैं। और अच्छा एक चीज और यहीं पे बताती हूँ, अगर हम एक दो से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा, याद रखना एक से ज्यादा तो हमें लगाना ही पड़ता है, दो से ज्यादा अगर हम कोई भी डेटा कलेक्शन की टेक्निक यूज करते हैं तो हम उसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलेशन, मोर देन 2 डेटा टेक्निक्स। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ऑब्जर्व भी करना पड़ रहा है, मुझे इंटरव्यू भी लेना पड़ रहा है, मुझे रेट भी करना पड़ रहा है, मुझे पार्टिसिपेशन भी करनी पड़ रही है, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, मतलब मुझे 3-4 चीजें से डेटा लेना पड़ रहा है, सिर्फ एक ही चीज से नहीं। ठीक है, तो उसको हम ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर कहीं पे वो आपके पेपर, मुझे नहीं लगता पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट हाँ स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलेशन क्या होती है। तो इसके अंदर हम डेटा कैसे लेंगे ये कुछ सुनिश्चित नहीं होता, यानी कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर हमें इंटरव्यूज भी काम आ सकते हैं, हमें जैसे मैंने फैमिली का अगर एग्जांपल लिया तो मुझे उस फैमिली का इंटरव्यू भी लेना पड़ सकता है, फोकस ग्रुप से भी मैं डेटा ले सकती हूँ, यानी एक्सपर्ट ग्रुप्स को भी कंसल्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं लिटरेचर रिव्यू से भी डेटा ले सकती हूँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम इसके अंदर करते हैं क्वालिटेटिव के।
क्वांटिटेटिव के अंदर हम ज्यादातर तो लोग क्वेश्चनियर से यूज करते हैं, आपको भी पता ही है ना। तो मैक्सिमम रिसर्चेस के अंदर हम क्वेश्चनियर्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्वे हो गया, चाहे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चाहे हम इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं और सर्वेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे रेटिंग स्केल भी आ जाएगा या सिंपल ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी, तो इस तरीके से। देन नेक्स्ट आता है जी डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम कोई स्टैट्स यूज नहीं करते, नॉन स्टैटिस्टिकल है। नॉन स्टैटिस्टिकल का मतलब कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना, नंबर्स में हम डेटा को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा होता है, ये जो आंकड़े हैं, ये आपके किस में रहेंगे, नंबरों में, यानी कि अंकों के अंदर आपको इसको दर्शाना होगा, यानी डेटा यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है, तो आपको नंबर्स में बताना होगा कि भाई मेरा जो हाइपोथेसिस है इतने पॉइंट इतने पे आके रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, 0.05 पे इतनी टेबल वैल्यू के ऊपर रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट कर लिया है, एंड सो रीजन है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर दिखाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने हद तक, या आप कह सकते हो कितनी ज्यादा उसका स्कोप क्या होता है जब हम उसको उसका सामान्यकरण करते हैं, यानी कि उसको लागू करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर फाइंडिंग्स ही होती हैं। जैसे अगर मैंने ट्राइबल एरिया का कहा, तो जो भी वहां के रिजल्ट्स आएंगे मैं उसी ट्राइब के ऊपर, उसी मतलब एक समूह के ऊपर अप्लाई कर पाऊंगी, यानी कि मैंने सबके ऊपर उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट्स होंगे तो मैं मतलब आप कह लीजिए कि विशेष तौर पर पर्टिकुलरली उनके ऊपर ही उस चीज को जनरलाइज कर सकती हूँ। तो इसकी लेस जनरलाइजेबिलिटी है, यानी कि कम हद तक हम इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम काफी हद तक लागू कर सकते हैं, एक बड़ा पॉपुलेशन के ऊपर भी हम इसको लागू कर सकते हैं। सो इट कैन बी अप्लाइड टू अदर पॉपुलेशन ऑल्सो। जैसे अगर मैंने चंडीगढ़ के एडोलेसेंट्स पे किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो 200 एडोलेसेंट्स पे मैंने किया था मैं उन्हीं पे ही रिजल्ट अप्लाई कर सकती हूँ। मैं जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके एडोलेसेंट्स पे उसको अप्लाई कर सकती हूँ डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो जनरलाइजेबिलिटी है इसकी, ये ज्यादा होती है, इसकी कम होती है क्वालिटेटिव की। देन इसमें जो कॉस्ट है वो क्वालिटेटिव के अंदर लो पड़ती है, क्योंकि आपको किसी तरीके से डेटा कलेक्ट करने या कह लीजिए कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आपको जैसे एक्सपेरिमेंट में काफी इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमें टूल्स भी चाहिए होते हैं, हमें क्वेश्चनर्स भी चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता, तो इसकी कॉस्ट लो पड़ती है। अगर हम क्वांटिटेटिव में देखें तो इसकी कॉस्ट हाई पड़ती है। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो ये आपका सारा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो जाता है बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है जी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है उसके टाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको डिटेलिंग नहीं आती है इसकी। ठीक है, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन सा टॉपिक क्वालिटेटिव में फॉल करेगा, कौन सा टॉपिक क्वांटिटेटिव में फॉल करेगा। और कई बार वो मैचिंग भी पूछ लेते हैं, या पूछ लेंगे कि इनमें से जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का ही, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया तो उसके मेथड्स अलग हैं, इसके मेथड्स अलग हैं, है ना। उसमें हमने अलग तरीके से मेथड्स पढ़े, और इसके अंदर अब कौन सा ऐसा टॉपिक है जो क्वालिटेटिव में फॉल कर सकता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे 6 डिफरेंट मेथड्स हैं, या टाइप्स कह सकते हो आप, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के हैं। ठीक, फर्स्ट कौन सा है? एथनोग्राफी। एथनो जब हम बात करते हैं तो किसी सभ्यता, किसी संस्कृति से संबंधित होता है, यानी कि यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड चीजें हम पढ़ते हैं। अगर मैं कोई कल्चरल स्टडी कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी ट्राइब का एग्जांपल दिया कि मैं उनकी सभ्यता को पढ़ना चाहती हूँ, या मैं किसी साउथ इंडियन सभ्यता को पढ़ना चाहती हूँ, या मैं किसी की भी कल्चर, संस्कृति को पढ़ना चाहती हूँ, उसमें उनका उठना बैठना, खाना पीना, जो भी वो करते हैं, डेली रूटीन उनकी, सब कुछ आ जाता है। तो दैट इज एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, उसको हम कहते हैं। दूसरा आ जाओ, ग्राउंडेड थ्योरी। देखो, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? जब आप किसी का नजरिया जानना चाहते हैं
किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, यानी कि पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव, यानी कि पार्टिसिपेंट्स मतलब जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो जिनको आपने लोगों को लिया है कि भाई मैं देखना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म के बारे में जो है वो पुरुषों की क्या राय है, या राय कह लीजिए, नजरिया कह लीजिए, या मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं। पर्टिकुलरली एक टॉपिक ले लिया आपने, ठीक है, तो उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और ये सारी रिसर्चेस क्वालिटेटिव है, तो काफी डीप में समझी जाती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3, नैरेटिव। देखो नैरेशन जब हम करते हैं, यानी कि नैरेटिव जब हम कुछ भी चीजें बताते हैं, वो क्या होती है, एक स्टोरी टाइप, ठीक है, कोई भी एक स्टोरी, कहानी, जैसे कि नॉवल हो गया, कोई ड्रामा हो गया, ऐसी चीजों पे अगर आप करते हो, या फिर कोई एक पर्सन है उसकी ऑटोबायोग्राफी आपने ले ली और उसकी लाइफ की आपने नरेशन कर दी कि भाई इन्होंने पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। जैसे जब आप एक किसी पर्सन पे बुक पढ़ते हैं, इंडिविजुअल पे, तो वो एक नैरेटिव फॉर्म में होती है, एक स्टोरी की तरह होती है कि इनकी जिंदगी जो है वो कुछ इस तरह से रही, ठीक है। तो इस तरीके की जब आप रिसर्च करते हो जिसमें कोई स्टोरी आप जनरेट कर रहे हो या बता रहे हो, मतलब कोई स्टोरी जानना चाहते हो या उसके बारे में, या इस तरीके की चीजें, तो वो आपकी नैरेटिव रिसर्च होती है, ये भी क्वालिटेटिव के अंदर आती है। फोर्थ आती है जी केस स्टडी। केस स्टडी हमने डिस्क्रिप्टिव में भी देखी थी, वहां पे लेकिन फर्क ये था, यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज क्या है कि केस स्टडी हमेशा सिंगल केस ओरिएंटेड होती है, यानी कि मतलब एक इंसान या एक फैमिली या एक कोई भी एक आप कह लीजिए संस्था, इस तरीके से हम एक चीज पे करते हैं, मतलब इसमें सैंपल स्मॉल होता है। लेकिन वहां पे हम इसमें आंकड़ों को लेते थे एज नंबर्स, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ डीप स्टडी करनी है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे कोई भी एक केस ले लो जिसपे भी आपको डीप स्टडी करनी है और उसको और गहराई से जानना है, सिर्फ जानना है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, ना कि कोई कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट आता है जी फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, घटना जन्य हम इसको कह देते हैं, कि किसी भी घटना पर आधारित, ठीक है। जो घटना, जब कोई घटना हुई है, जैसे हम सब एक पैंडेमिक में से गुजरे हैं, है ना, तो वो एक घटना की तरह था। तो अब उस घटना में गुजरते वक्त या उसके गुजरने के बाद, अब हम जैसे फेज हमारा आया है कि हम न्यू नॉर्मल, हमने एक वर्ड भी यूज करना शुरू कर दिया कि न्यू नॉर्मल, व्हाट इज न्यू नॉर्मल, है ना। तो ऐसी चीजें जब हमारे सामने आई, कुछ नया, ठीक है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके दौरान, उस घटना के दौरान या उस घटना के बाद, जो भी रिसर्चर देखना चाहता है कि इंडिविजुअल्स का जो अनुभव है, यानी व्यक्तिगत अनुभव जो आप करते हैं किसी भी घटना के दौरान, उसको हम अगर देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, वो फिनोमिनोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव रिसर्च। देन लास्ट हमारा आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का देखो, हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव में भी फॉल कर सकता है और क्वांटिटेटिव में भी कर सकता है, डिपेंड करता है मेरा टॉपिक कैसा है। बट मोस्टली अगर आपकी रिसर्च हिस्टोरिकल, या फिर अगर मैं कहूंगी कि फिलोसॉफिकल, ठीक है, फिलोसॉफिकल होती है किसी भी तरीके से, यानी कि किसी की फिलोसफी पे, वो भी फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी भी तो व्यू पॉइंट ही होता है ना, किसी का दृष्टिकोण होता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या फिलोसफी है, तो ये भी क्वालिटेटिव में फॉल करती है। इसी तरीके से हिस्टोरिकल, अगर कोई पुराना किसी का मैं दृष्टिकोण पढ़ रही हूँ, या पुरानी कोई चीज इस तरीके की पढ़ रही हूँ जिसमें मुझे कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिर्फ उस चीज को जानना है, ठीक है। जैसे मैं सभ्यता के बारे में अगर बात करूं कि अगर मैं एथनो को ही मैं किस में ले सकती हूँ, हिस्टोरिकल में मैं ले सकती हूँ एथनो को। अगर मैं किसी सभ्यता के जानना चाहूँ कि वो लोग कैसे रहते थे जो अभी खत्म हो गई है, ठीक है, कोई अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता या ऐसी कोई सभ्यता ले लूं, कोई कल्चर ले लूं जो अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगी, हिस्टोरिकल में आ जाएगी, लेकिन वो क्वांटिटेटिव में फॉल करेगी, सॉरी क्वालिटेटिव में फॉल करेगी। क्लियर है ये 6? इनके नाम Yes, आपको ma'am. याद करने हैं। Okay, ma'am. Okay, ma'am. यस मैम। ओके जी, अब हम अप्रोचेस, टाइप्स और मेथड्स से बाहर निकलते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो 5 क्वेश्चंस में से काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आता है। अब ये क्या है, सैम्पलिंग क्या होती है, क्या होती है सैम्पलिंग टेक्निक्स? Samples लेना मैम, अपनी रिसर्च के लिए मैम हम कैसे जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे। हाँ जी,
मैम सैंपल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे लार्जर पॉपुलेशन का। तो बेसिकली अगर हम लोग बहुत बड़े स्केल पर तो रिसर्च नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी कॉस्टली। तो हम लोग सैंपल ले लेते हैं बाय टेकिंग आउट सर्टेन पीपल जिन पर कर सका जाए। सो बेसिकली इट इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज ग्रुप। जैसे कपड़े का सैंपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड कैसा मटेरियल होगा। Am I audible? Yes ma'am, now Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, sorry, मेरा Wi-Fi connection, I lost my Wi-Fi connection. Okay. हाँ जी, तो मैं पूछ रही थी कि क्या होती है सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्या होती हैं? Ma'am, it's the technique of choosing exactly what portion of data you want to collect from the section. Okay. Like आप बहुत ज़्यादा लोगों पर तो नहीं कर सकते हो, तो you choose a smaller section and that is the sample. And the technique Okay. that And the you sample, हाँ जी, टेक्निक क्या है? सैम्पलिंग हाँ टेक्निक क्या है? टेक्निक वो जब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग ये डिसाइड करते हैं तो फिर इट बिकम्स अ टेक्निक कि हम लोग रैंडम ले रहे हैं, बस किसी को भी उठा लिया, या हम लोग स्पेसिफिक सैंपल ले रहे हैं, या हम यानी लोग कि जो स्ट्रैटा में चल सैंपल रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि मैं ये 200 लोगों के ऊपर रिसर्च करूंगी या मैं ये 400 के ऊपर रिसर्च करूंगी या जो भी व्हाटएवर है ना, एक आपने नंबर लिया, उनको कैसे आप फर्दर चूज करोगे, है ना? टू चूज दो दैट सैंपल, दैट मींस द सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, कि किस तरीके से आप उन लोगों को कैसे चूज करोगे जो 200 लोग आपने कहा कि मैं लूंगी अपनी रिसर्च के अंदर, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रहती हैं। तो ये टेक्निक्स कितने तरह की है? ये हमारी दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक लिखा है, इट्स प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, जस्ट वन सेकेंड, नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं यानी संभाव्यता और गैर संभाव्यता की हम बात करते हैं। अब पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या देते हैं? सभी को इक्वल चांस प्रोवाइड करते हैं। ये शब्द बस आपको याद रखने हैं कि जितना भी कभी मेरा जो जब मैं डेटा चूज करने जा रही हूँ, सॉरी सैंपल चूज करने जा रही हूँ, तो अगर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 40 के 40 स्टूडेंट्स को क्या दे रही हूँ? इक्वल चांस दे रही हूँ अपने सैंपल के अंदर आने का, यानी कि सबको इजाजत मतलब सबको पूछ रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? नॉट इक्वल चांस इज, नो इक्वल चांस इज गिवन, यानी कि कोई भी हम इसके अंदर हर एक को आने का चांस नहीं देते हैं। हम अपनी मर्जी से या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या जैसे भी है हमें ठीक लगता है, हम वैसे सैंपल को उठा लेते हैं, चूज कर लेते हैं। लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं? इक्वल चांस प्रोवाइड करते हैं हर एक यूनिट को। ठीक है, यानी हर एक इंडिविजुअल को कह सकते हो, वैसे हम यूनिट यूज करते हैं क्योंकि वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो नंबर 1 आता है जी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। कोई बताएगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है? बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, भूल गए स्ट्रेटिफाइड क्या होती है? स्ट्रेटा क्या होता है?
स्ट्रेटा मतलब ग्रुप में डिवाइड करना है किसी में। वेरी गुड, ग्रुप में, है ना। ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर हम स्ट्रेटास बना लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि आई विल चूज 200 पीपल, है ना, तो वो 2 के 200 मैं एक जैसे तो नहीं ले लूंगी कि सारी लड़कियां ही ले लिया सारे, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, स्ट्रेटिफाइड के अंदर आप क्या करोगे, उनको पहले ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। ग्रुप्स में जैसे कि उसमें से 100 मेल कर लिया आपने, 100 आपने फीमेल्स कर लिए, ठीक है। फर्दर आप इसको 100 आप 50 आप इसको गवर्नमेंट स्कूल का कर सकते हो, 50 आप इसको क्या कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल से कर सकते हो। सिमिलरली इधर भी आप 50 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ले लिए और 50 आपने प्राइवेट स्कूल के बच्चे ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप्स बना लिए, ये हमने स्ट्रेटास कहते हैं हम इनको। तो इसके अंदर हम स्ट्रेटास लेके उसके बाद हम रैंडमली सैंपल को चूज करते हैं, यानी कि इनमें से जैसे हम 50 50 50 50, तो मेरे पास एक साथ डेटा जब आएगा रैंडमली तो वो क्या आएगा, 200 लोगों का डेटा आ जाएगा। इसके अंदर हम पहले स्टेटस बनाते हैं। देन अगर हम रैंडम सैंपलिंग की बात करें, सिंपल रैंडम के अंदर हम क्या करते हैं, याद है? हाँ जी, सिंपल रैंडम किसी को याद हो? मैम बस रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर मुझे 200 बच्चों कलेक्ट करना है, आई एम जस्ट टेकिंग एनी 200 स्टूडेंट्स, उसमें ये नहीं ट्रेड कर रहे हैं क्लास के, वो प्राइवेट के हैं कि पब्लिक के हैं। मतलब आप इसमें ग्रुप्स नहीं बना रहे हो, बट इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सबको इक्वल चांस देना है, तो हम जैसे कि लॉटरी सिस्टम होता है ऐसी चीजें अपना लेते हैं, ठीक है। जैसे एक मैंने आपको लॉटरी सिस्टम बताया था, एक इसके अंदर अगर बहुत ही बड़ा डेटा है हमारे पास तो हम टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर और मुझे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी है, तो मैं 40 के 40 की स्लिप्स डाल लूंगी नेम की, ठीक है। और उसमें से मुझे कितने चाहिए, मुझे मान लीजिए 20 चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट 20 जो भी मेरे पास स्लिप्स पे नाम आएंगे उनको अपने सैंपल में इंक्लूड कर लूंगी। लेकिन मैंने सबको इक्वल चांस दिया, विच मीन्स मैंने सभी के नाम की जो स्लिप है वो इंक्लूड करी, ठीक है। लेकिन जो पहले 20 मेरे पास निकले वो मैंने अपने सैंपल में डाल लिए, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके अंदर आपको लॉटरी सिस्टम याद रखना है कि हम इसके अंदर लॉटरी सिस्टम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक याद है, फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें, यस मैम, इट्स लाइक पॉपुलेशन साइज और सैंपल साइज को आपस में डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, हमारे पास जो टोटल क्या होता है इसके अंदर, पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल चूजन, ठीक है। यानी कि मुझे कितना सैंपल चाहिए उतने से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, इज इक्वल टू जो भी हमारे पास nth टर्म आती है, यानी जो भी हमारा आंसर होता है उतने नंबर वाला बच्चा या उतने नंबर वाला यूनिट हम उसके अंदर उसको उठा लेते हैं, अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेते हैं। विच मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर मेरे पास टोटल एक स्कूल का, मतलब मान लो मैंने एक स्कूल में से 100 बच्चे उठाने हैं, ठीक है, अपने सैंपल में डालने हैं, और उस स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, 1000, ठीक है। 1000 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 100 से डिवाइड कर दूंगी, कि मुझे कितना सैंपल चाहिए, 100 चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल चूजन, और उस स्कूल में कितनी टोटल पॉपुलेशन है, 1000, ठीक है। तो 1000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा हमारे पास। तो हर 10वां बच्चा हम अपनी रिसर्च के अंदर ले लेंगे, हर 10वां लेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 100 के हिसाब से हमारे पास 100 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 10th 20th 30th 40th इस तरीके से हम सैंपल को चूज कर लेंगे, हर 10वां बच्चा हम अपनी रिसर्च के अंदर उठा लेंगे आउट ऑफ 1000। देन नेक्स्ट चीज क्या आती है, ये हमारी क्या हो गई, सिस्टमैटिक, यानी हमने इसमें सिस्टम लगाया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वैसे अभी तक तो नहीं पूछा है फॉर्मूला, लेकिन इन एनी केस उसने बोल दिया, इस तरीके का कुछ दे दिया आपको, तो आपको याद रखना है। और इसके अंदर जब क्वेश्चन आया था, इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको कि आपको टोटल पॉपुलेशन पता होनी जरूरी होती है, तो ऐसी कौन सा इनमें से टाइप है जिसके अंदर आपको टोटल पॉपुलेशन का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो वो सिस्टमैटिक है, यानी कि हमारे पास डेटा क्या होना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट मतलब निश्चित, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ, अब अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मैं चंडीगढ़ की जो फीमेल्स उन पे कर रही हूँ, लेकिन फीमेल को तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं ना दे सकती,
ठीक है, हर रोज कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, या कह लीजिए कोई माइग्रेट हो रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई आ रहा है ना, जो या जो भी जैसे भी है, बर्थ्स भी हो रहे हैं, तो फीमेल का एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते। ठीक, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं या ऐसा मतलब ऐसा सैंपल होता है जिसके अंदर हमें टोटल पॉपुलेशन नहीं पता होती, लेकिन सिस्टमैटिक सैंपलिंग हम वही अप्लाई कर सकते हैं जहां पे मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता है, तभी मैं इसको डिवाइड करूंगी ना, अदरवाइज कैसे करूंगी। तो ये क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट एक चीज आती है कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, कि क्लस्टर सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर लगाई जाती है और पूरा गुच्छा बन जाता है, जैसे मैंने स्ट्रेटिफाइड में समूह बनाए थे, इसके अंदर बस ज्यादा बड़े समूह बन जाते हैं। जैसे मैंने हमेशा आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं एक स्टेट लेती हूँ, ठीक है, एक स्टेट के जितने भी अंदर उसके लूंगी, फिर फर्दर जितने भी टाउन आएंगे, फिर फर्दर जितने भी विलेजेस, फिर फर्दर ब्लॉक्स, इस तरीके से आप एक पूरा ट्री बन जाएगा आपके पास बड़ा सा, उसको हम क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं, यानी कि जिसमें भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल एरिया जो है वो काफी बड़ा है। और ये बिल्कुल इसके उल्टे, इसके अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो ये क्या है, इनफाइनाइट यानी कि अनिश्चित, इसके अंदर हमें कुछ एक प्रॉपर नंबर नहीं होता है कि इतने लोग हैं या इतने, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होती है तब हम क्लस्टर सैंपलिंग लगाते हैं। ये चार क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैंने सिर्फ रिवाइज कराए हैं, आप और डिटेल अगर देखना चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हो। ठीक है, वहां पे काफी डिटेल में हमने इस चीज को समझा। देन नेक्स्ट आता है जी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी गैर संभाव्यता, जिसके अंदर मैं सबको इक्वल चांस नहीं दे रही हूँ। तो फर्स्ट आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल क्या होता है मैम? जैसे मार्केट रिसर्च में दे दूँ, आपको पता है, आप फॉरवर्ड कीजिए जिनको, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सो इट्स लाइक you identify one and then they are the one bringing in another like a snowball. या सो आप क्या करते हो यहाँ पे, जैसे हम मेंबरशिप में, जैसे मार्केटिंग में ये काफी यूज होती है कि मेंबर्स बना लेते हैं, जैसे हम, वही स्नोबॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे अगर मैं दो लोगों को जानती हूँ, किसी भी जो भी मेरे रिसर्च के सैंपल बन सकते हैं, मैं दो लोगों को जानती हूँ, फर्दर मैं उन दो लोगों की ड्यूटी अगर लगा देती हूँ कि आपको ही अगला सैंपल, अगले दो सैंपल लेके आने हैं, फिर फर्दर वो उन लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं कि आपको दो लोगों के सैंपल लेके आने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्नोबॉल सैंपलिंग होती है कि मान लीजिए ये रिसर्चर है, रिसर्चर ने दो लोगों से सैंपल लिया, उन दो लोगों मतलब उन दो ये इसको फर्स्ट और सेकंड को अपने सैंपल में ले लिया है ना रिसर्चर ने। अब इसके अंदर फर्दर ये क्या करेंगे, एक एक पर्सन अपने अंदर कलेक्ट करेंगे, मतलब सैंपल लेंगे। ठीक है, फिर ये भी लेंगे आगे सैंपलिंग, ये भी लेंगे आगे सैंपलिंग, इसे ये भी सैंपल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसे ट्री चलता जाएगा। तो अगर 100 लोग हैं, यानी कि मैं किनको जानती हूँ एज अ रिसर्चर, मैं सिर्फ दो लोगों को जानती हूँ, यहाँ पे दो मेंबर्स ही मेरे अंडर है, बाकी सारे मेरे लिए कंप्लीटली अननोन है, लेकिन मेरी ही रिसर्च से रिलेटेड है, यानी कि वो मेरे रिसर्च में काम कर रहे हैं बट मैं उनको नहीं जानती थी। सो ये आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग होती है। जैसे हम मार्केटिंग में करते हैं कि मैंने दो लोगों को प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद मैं उनको कहती हूँ कि आप उस चीज को रेफर करो और लोगों को लेके आओ, है ना, तो वो दो लोग लेके आते हैं, उसमें उनका भी कोई बेनिफिट होता है। तो इस तरीके के काफी हमने स्कीम्स मार्केटिंग के अंदर देखी है। देन नेक्स्ट आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग या सुविधाजनक, जिसको हम कहते हैं। देखो सुविधा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सुविधा मतलब कि मुझे ये हम ज्यादातर, जैसे मैंने कल वो करवाई थी आपको लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च, उसमें जैसे हम अगर 15 साल मुझे किसी पे रिसर्च करनी है, तो मैं क्या कोशिश करूंगी, यही कोशिश करूंगी कि जो सैंपल है वो मेरे आसपास रहता हो, कहीं किसी का घर आसपास कोई बच्चा ऐसा हो जो आसपास रहता है, या मेरे ही घर में कोई अगर बच्चा है, मैं उसको ही ले लूं अपनी रिसर्च के अंदर एक सैंपल बना के, सो दैट वो कन्वीनियंट हो जाए मेरे लिए डेली डेटा लेना उससे, है ना। तो इस तरीके से हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी तब लेते हैं जब हमें अपनी सुविधा के अनुसार, जब हमें लगता है कि हमें डेटा ले लेना चाहिए या हमें सैंपल ले लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है जी जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल का मतलब क्या होता है, निर्णय जहाँ पे हमारा होता है, यानी कि एक निर्णायक चीज आप यहाँ पे करते हो, यानी अगर एक रिसर्चर है उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग,
ठीक है। जजमेंट क्या होती है, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग होती है कि अगर मेरी रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए इंटेलिजेंट बच्चों की ही जरूरत है, या सिर्फ और सिर्फ मुझे एवरेज बच्चों के ऊपर ही काम करना है, ठीक है, या फिर मुझे लो आईक्यू के ऊपर ही काम करना है, ठीक है, तो पर्पसफुली इसको, जैसे हम पर्पसफुली भी ले लेते हैं इसको, कि जजमेंट, मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग एज अ रिसर्चर मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली अपनी रिसर्च के लिए, तो वो वहां पे हम अपने हिसाब से अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी कोटा सैम्पलिंग। कोटा बिल्कुल ही स्ट्रेटिफाइड की तरह होता है। जब क्वेश्चन आता है तो कोटा भी वहीं पे मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर, और आपको स्ट्रेटिफाइड भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है? स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम ग्रुप्स बनाने के बाद रैंडमली रैंडमली सैंपल उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रैंडम नहीं करते, हम इक्वल चांस नहीं देते, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर मेरे पास 200 बच्चे मैंने लेने हैं, उनमें से मैंने 100 मेल और 100 फीमेल के अंदर डिवाइड कर लिया, कोटा बना लिए। कोटा का मतलब एक ग्रुप भी है, ठीक है, ग्रुप बना लिया हमने, लेकिन उस ग्रुप में से मैं रैंडमली कुछ भी नहीं लूंगी, मैं अपनी मर्जी से बच्चे चूज करूंगी, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों में से 50-50 भी चाहिए, ठीक है, कि मुझे इन दोनों में से 50-50 चूज करने हैं, तो इनमें से जब मैं 50 चूज करूंगी, या इनका जब मैं फर्दर इनको चूज करने वाली हूँ, तो उसका मैं अपनी मर्जी से चूज करूंगी, ठीक है। कोई भी सबको इक्वल चांस नहीं दूंगी, या तो वो मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा, या मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग होगा, या किसी पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, या फिर कुछ और चीज होगी, लेकिन मैं सबको इक्वल चांस नहीं दूंगी। लेकिन स्ट्रैटिफाइड के अंदर हम सबको इक्वल चांस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा कलेक्शन। नाउ व्हाट इज डेटा कलेक्शन? हम डेटा कलेक्ट करना या क्या है, देखो एक तो हमने दो चीजें समझी थी कि दो तरीके का डेटा होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। ये हमने हिस्टोरिकल में ऑलरेडी देख लिया, मैंने आपको बोला भी था कि उस पीपीटी के अंदर या उस पीडीएफ के अंदर जो हमारी एक्चुअल क्लास की है, वहां देख के जाना कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या क्या होता है, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ टूल्स। अगर वो टूल्स पूछेगा तो आपको अलग से याद रखना है कि किस चीज के जरिए मैं डेटा को कलेक्ट कर सकती हूँ, मतलब आंकड़े एकत्रित करने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अवलोकन करते हैं, लेकिन हम दो तरीके का अवलोकन करते हैं। एक होता है जी पार्टिसिपेंट, यानी भागीदारी, जिसके अंदर हम खुद जाके भाग लेते हैं। दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट। दोनों तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे एक क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व करना है, तो एक तरीका तो है कि मैं वहां जाके बैठ जाऊं अंदर या पढ़ाने लगूं क्लास में, या जो भी है ना, जो टीचर उस क्लास के अंदर उसका भाग है, बना हुआ है, यानी कि उनके बीच में बैठा है, वो क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा अगर कोई लगा दे या उनके थ्रू अगर कोई देखे, तो वो क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम उसको कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड भी होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो साक्षात्कार हम तब चूज करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स होता है। हम एक बड़ा सैंपल का इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना हम नहीं कर सकते, हर किसी का इंटरव्यू ले रहा है, मैं 200 लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ, 300 लोगों का। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम 5 या 6 या 10 भी लोग हैं तो हम इंटरव्यू को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेटिंग स्केल। रेट कैसे करते हो आप? रेटिंग स्केल क्या है, ठीक है, हमारे पास 3 से 4 5 आप कह लो, 3 से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि बैड, गुड या एक्सीलेंट है ना, 3 का रेट कर दूं कि इनमें से रेट करो, तो 3 स्टार से लेके आपके पास 5 स्टार या 7 स्टार जैसा एक रेटिंग स्केल आप ऑब्टेन कर सकते हो, जिससे आप किसी के फीचर्स, किसी की चीजें जान सकते हो। नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर कुछ नहीं है, एक तरीके का क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि इसमें यस और नो, अग्री या डिसअग्री, स्ट्रांगली अग्री, इस तरीके के ऑप्शंस आपको टिक करने होते हैं। यानी कि ये ज्यादा खुले शब्दों में आप इसमें नहीं बताते हैं कुछ भी, आप इसके अंदर बस लिमिटेड वर्ड्स के अंदर ही यस या नो ऐसा कुछ बताते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया होता है उसके अंदर हाँ या ना आपको ऐसा ऑप्शन करना होता है, या सहमत, असहमत, इस तरीके से लिखा होता है,
तो ये आपके क्वेश्चनियर्स होते हैं, सर्वेज में ज्यादा यूज किए जाते हैं, हर तरीके की रिसर्च में ज्यादातर क्वेश्चनियर्स यूज किए जाते हैं बिकॉज इजी टू कलेक्ट डेटा और एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से या सैंपल से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली थ्रू क्वेश्चनियर्स। नेक्स्ट आता है जी स्केड्यूल। स्केड्यूल भी एक तरीके का क्वेश्चनियर ही होता है। जैसे कल परसों कौन कह रहा था कि उन्होंने क्वेश्चनियर लिए थे, कुछ क्वेश्चनियर्स उन्होंने खुद भी भरे थे, कुछ क्वेश्चनियर उन्होंने उनको दिए थे भरने के लिए। अब ये क्या है कि जो ऐसा क्वेश्चनियर जो कि फील्ड बाय रिसर्चर होता है, ठीक है, किसके द्वारा भरा गया होता है, रिसर्चर के द्वारा भरा गया होता है, उसको हम स्केड्यूल कह देते हैं। ओके एंड जो पार्टिसिपेंट खुद भरते हैं, जो उनकी जो भी रिसर्च में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अगर खुद से भरते हैं, फिल करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्वेश्चनियर कह देते हैं। देन नेक्स्ट आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी भी एक तरीके का क्वेश्चनियर होता है, ज्यादातर ये पर्सनालिटी जैसे चीजों को देखने के लिए यूज होता है। इन्वेंटरी का जो क्वेश्चनियर है वो आई की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस यही रहता है, जैसे क्वेश्चनियर है उसमें ये लिखा होगा कि डू यू लाइक टू गो मार्केट, यस और नो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा होगा इन्वेंटरी के अंदर कि आई लाइक टू गो मार्केट, यस और नो, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि उसमें मैं से संबोधित किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट क्या होती है, जैसे सिंपली आप मार्केट जाने के लिए चेकलिस्ट बना लेते हो कि मैंने कितनी आइटम्स लेनी है, मैंने मान लो ये 5 आइटम मैं लेने जा रही हूँ, है ना, तो इसमें से ये तो मुझे मिली नहीं, ये मुझे मिल गई, ये भी नहीं मिली, ये मिल गई, ये मिल गई। इस तरीके से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक पर्सन की पर्सनालिटी लगा लो, अगर मुझे देखनी है उसके लिए मैं, या फिर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ना, मुझे ये देखना है कि क्या ये टीचर स्किल्ड है, तो मैं सारी स्किल्स लिख लूंगी। मैं क्या करूंगी, स्किल्स लिख लूंगी कि नंबर 1 इसकी स्किल होनी चाहिए कि इसकी वॉइस लेवल अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 इसका स्किल होना चाहिए कि इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, नंबर 3 उनका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, पोस्चर, फिर उनकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर उनके एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, ठीक है। मान लो ये 5 चीजें मैंने एक अच्छी क्लासरूम के लिए लिख ली, तो अब आप देख सकते हो कि अच्छा एक्सप्लेनेशन तो अच्छी थी लेकिन एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं दिया, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, ऐसे आप चेक लिस्ट को यूज कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, मैम स्पेशल ग्रुप्स होते हैं लाइक डेल्फी टेक्निक्स, हाँ एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ जी। किसी भी टेक्निक से रिलेटेड जब आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं रिसर्च में, हम ज्यादातर इसको फोकस ग्रुप को हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस के अंदर यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कुछ जैसे मान लीजिए मैंने कहा ट्राइब में अगर मैं जाऊंगी तो ट्राइबल एरिया की लैंग्वेज मुझे समझ में आ जाएगी, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड एक ही बार में, या मतलब मुझे कैसे पता लगेगा वो क्या बात कर रहे हैं आपस में या क्या चीजें कर रहे हैं, आ जाएगा समझ? नहीं आएगा। तो उसके लिए इंटरप्रेट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है, आपको जो भी मतलब जो भी उसमें एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उन चीजों को एनालाइज करने में जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी राय ले सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनको अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर सकते हो। उस चीज को हम एक तरीके से आपको एक सिनेरियो देते हैं, उसको हम फोकस ग्रुप कहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो डेटा कलेक्शन में ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि टाइप्स अलग हैं। देखो टाइप्स पे जब क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंट आएगा, और जब टूल्स पे क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंट आएगा। उसके बाद हमने करना है व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स। मैं इसको ये आज की ये वाली स्लाइड करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट हम कल खत्म कर लेंगे इसको। ओके देन फॉर्मेट है हमारा रिसर्च का। देखो फॉर्मेट को ना 2 तरीके से पूछा जाता है, तो मैंने दोनों ही तरीके से यहाँ पे आपको डाल दिया है कि 2 ऐसे कौन से तरीके हैं। तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी वो किस पे पूछता है, मोस्टली उसी पे पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मेट की एक रिसर्च को रिपोर्ट को लिखा कैसे जाता है, ठीक,
तो एक रिसर्च रिपोर्ट को देखो, एक तो आता है कि डीपली वो समझेगा कि कैसे लिखा जाता है, एक आता है कि चैप्टर वाइज वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो पेजेस हैं जो आपके शुरुआत में दिए जाते हैं, प्रिलिमिनरी जिसको हम कहते हैं, यानी कि शुरू में जैसे आप एक बुक खोलते हो उसका इंडेक्स होता है पूरा, है ना, कि कौन से पेज नंबर पे क्या दिया है बुक के अंदर। तो जब वो इंफॉर्मेशन आप देखते हो वो प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको याद रखना है। नंबर 1 देखो आपका टाइटल पेज होता है, जैसे हम एक बुक लेके आते हैं उसका टाइटल पेज क्या है, उसका कवर पेज, ठीक है। कवर पेज पे आपकी इंफॉर्मेशन, आपके गाइड का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके थीसिस का नाम, आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका एक सर्टिफिकेट, जो कि जब आप रिसर्च वर्क को कर लेते हो उसके बाद एक सर्टिफिकेट वहां पे लगाया जाता है, जो शुरू में वो ब्लैंक होता है, एंड में जब आपके गाइड के सिग्नेचर होते हैं तब वो सर्टिफिकेट फिल अप हो जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करके, तो गाइड फिल करके उसको आपको देते हैं, तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। देन एक डिक्लेरेशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू डिक्लेयर समथिंग कि अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने किसी भी जानवर को हर्ट नहीं किया या ऐसा कुछ है, आप एक ऐसी एक वो देना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी आप दे सकते हो। देन एक्नॉलेजमेंट होती है जहाँ पे आप सबको थैंक यू करना चाहते हो, एक ऐसा पेज एडेड होता है। फिर द पेज ऑफ कंटेंट विद पेज ऑफ नंबर्स, यानी कि पेज नंबर, जैसे इंडेक्स जिसको हम कह देते हैं कि मतलब अंदर पेज में कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा है, कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। फिर उसके बाद टेबल्स का होता है कि अंदर मैंने जितने भी टेबल डाले हैं, मान लो टेबल नंबर 1.1, हम ऐसे नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता है थीसिस के अंदर, तो टेबल नंबर 1.1, 1.2, मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है मान लो उसमें 2 टेबल है, तो आप नंबर कैसे दोगे 1.1 और 1.2, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 और 2, 1 और 2 नहीं देते। तो अगर टॉपिक नंबर 2 है, जैसे अगर चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपका टेबल, पहला टेबल होगा वो 2.1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से लिखेंगे लिस्ट ऑफ टेबल्स के अंदर। सिमिलरली चार्ट्स, अगर ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ भी आपने अंदर दिया है, कोई पिक्चर दी है, तो वो सारा आप यहाँ पे देते हो कि मैंने कौन से पेज नंबर पे क्या दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आती है वो चैप्टर्स है। मेन चैप्टर्स क्या होते हैं रिपोर्ट के, मोस्टली When there is a declaration or undertaking pertaining to copyright or plagiarism, so that is given in declarations only, right? That this is my original research. yes this is Nowadays, like it is very किसी भी तरीके compulsory. की डिक्लेरेशन, हाँ जी, डिक्लेरेशन में आप किसी भी तरीके की ऐसी चीज दे, मतलब ये चीजें देते हैं हम, प्लेग की चीजें या ऐसी चीजें। और कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं भी होता, डिफरेंट होता है, कुछ में होता भी है, मैक्सिमम में होता है वैसे तो, ठीक है। पैटर्न जो फॉर्मेट है ना अलग अलग होता है, Okay. बट हम एक जनरल वाला करते हैं, जैसे मतलब स्पेसिंग भी अलग अलग होती है, इवन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जैसे आपका लॉ का जो थीसिस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का होगा, इवन उसका कवर भी डिफरेंट तरीके का होगा। अगर हम अपनी बात करें एजुकेशन वालों की, वो थोड़ा डिफरेंट लुक में आ जाएगा, तो उसकी लुक वाइज, उसका अंदर से जो स्पेसिंग होती है कि मुझे इधर कितनी जगह छोड़नी है, फॉन्ट कितना रखना है, हेडिंग का फॉन्ट कितना रखना है, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट चीज हम क्या करें कि चैप्टर्स क्या क्या रहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, कि बताते हो कि भाई आपकी, सॉरी यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं आना, जस्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हो आप। फिर दूसरे चैप्टर में आप क्या देते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि आपने जितनी भी ओल्ड रिसर्चेस उससे रिलेटेड पढ़ी हैं वो सारी आप देते हो। चैप्टर नंबर 3 में आप अपने मेथड बताते हो, मेथोडोलॉजी में सब कुछ आ जाता है, मेथोडोलॉजी में आ जाता मैं जो भी आप चाहे अप्रोच भी बताएंगे उसमें क्वालिटेटिव कर रही हूँ, क्वांटिटेटिव, जो भी आप कर रहे हो। फिर उसमें डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, आपने सैंपल कितने का लिया है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी अप्लाई की है, ठीक है, या मतलब जितनी भी चीजें आप सारा मेथड अपना बताते हो, इसीलिए हम इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब इसके अंदर जितनी भी मेथोडोलॉजी होती है वो आपकी आ जाती है, जो भी आपने मेथड्स अप्लाई किए हैं। देन आ जाता है जी डेटा एनालिसिस, ठीक है। इवन ये भी बताते हो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब थर्ड चैप्टर में आप ये भी बताते हो कि मैं क्या क्या डिवाइसेस, यानी जब मैं डेटा को एनालाइज करूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी, अनोवा लगाऊंगी या कोरिलेशन लगाऊंगी या फिर मैं टी टेस्ट लगाऊंगी या मैं कौन सी डिवाइस स्टैट्स की लगाऊंगी, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे बता देते हो।
देन नेक्स्ट आता है जी एनालिसिस ऑफ डेटा। आप उसको एनालाइज करते हो, यानी कि कैलकुलेट, यानी कि गणना करते हो उन आंकड़ों की। गणना करने के बाद 5th चैप्टर में आपके पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स, यानी आपके पास परिणाम आ जाएंगे, कंक्लूजन्स। ठीक है, उन कंक्लूजन्स को लिखने के बाद आप क्या दे सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ सुझाव, सजेशंस उसके बेस पे, या फिर कुछ रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं कि आगे आने वाले रिसर्चर्स के लिए, कि अगर कोई फर्दर इस टॉपिक के ऊपर कुछ ढूंढता है या कुछ रिसर्च करना चाहता है तो उसे करना क्या चाहिए, यानी कि उसको सजेशंस दे सकते हो 6th चैप्टर में। देन उसके बाद आपकी ये अपेंडिक्स में भी दे सकते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है मैम। अभी भी ब्रेक कर रही है? नो मैम, आप 6 पॉइंट से फिर से बताइए ना, वो छूट गया था, बिल्कुल आवाज गायब हो गई थी। ओके, देखो 6th के अंदर हम सजेशंस देते हैं जो आने वाले रिसर्चर्स हैं जो उस टॉपिक के ऊपर कह लीजिए कि रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम कहते हैं ना कि हर रिसर्च के पीछे आप सजेशंस जरूर पढ़ते हो जब आप टॉपिक सिलेक्ट करने जाते हो, क्योंकि आपको वहां पे सजेशंस में दूसरे रिसर्चर्स ने बताया होता है कि आप किस चीज पे फर्दर इसके अंदर क्या देख सकते हो, कि भाई मैंने तो इस चीज का मतलब मैंने बच्चों की ये चीज देख ली, अब आप आगे क्या देख सकते हो इसी चीज में, फर्दर इसमें क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ऐसे सजेशंस या रिकमेंडेशंस आप वहां पे रीड कर सकते हो। लास्ट चीज क्या आती है, बिब्लियोग्राफी आती है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी को लिखने के तरीके और रेफरेंसेस को लिखने के तरीके क्या होंगे, इसमें आपके 2 स्टाइल्स यूज होते हैं, जो मैं तीसरा मेथड कह रही थी कि जहां से फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 हमारे स्टाइल होते हैं हमारे पास, रेफरेंसिंग स्टाइल जिसको हम एपीए और एमएलए स्टाइल कहते हैं। ठीक है, जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं वो एमएलए स्टाइल को अपनाते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं वो एपीए स्टाइल को अपनाते हैं जब हम थीसिस करते हैं। तो प्रोबेबली आपको क्वेश्चंस भी इन्हीं पे इस तरीके से ही आते हैं। या अगर मैं इंग्लिश वाले बच्चों को कहूँ तो वो एमएलए स्टाइल को, ऐसा नहीं है कि दोनों को पढ़ के जाएं, ऐसा नहीं कि अकेला एमएलए, बट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपको एमएलए पे होती है क्योंकि आपके थीसिस में एमएलए अप्लाई होता है। तो ये हम कल करते हैं कि एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल में क्या डिफरेंस रहता है, प्लस हम आईसीटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं एक रिसर्च के अंदर। ठीक है, Okay. इज इट क्लियर टिल हियर? यस मैम। ठीक है, इन स्लाइड्स को एक बार पढ़ना, एक बार देखना। ठीक है, फिर हम फर्दर, हमारे पास 3 चीजें रह जाती हैं, एक तो आईसीटी की एप्लीकेशन, एक बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, और एक हमारी रिसर्च एथिक्स। ठीक है, वो हम कल फिनिश करते हैं। Okay. ओके जी, ओके, थैंक यू मैम। ओके, बाय।